देखिए, ये यूनिट एंड डायमेंशन जो चैप्टर है बेटा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा कि अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं बोलूंगा कि ये पूरी की पूरी फिजिक्स के अंदर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? उसके कई सारे रीजन है कि आपको पहले ही तो ये एक बेसिक अप्रोच आपको देगा टॉपिक के अंदर कि आपको किस तरह से वहां पर क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन को देखना है। दूसरा एक पॉइंट यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सबसे पहला चैप्टर है पूरी की पूरी फिजिक्स का, उसके बावजूद इससे आपको क्वेश्चंस, बहुत सी सारे क्वेश्चंस आपको आते हुए दिखेंगे। क्लियर? एज वेल एज पूरी की पूरी फिजिक्स का सबसे इजी चैप्टर है, तो इजी चैप्टर है सबसे ज्यादा, एंड उसका क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आप मान के चलिए कि अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो 100% चांस है कि आप उस क्वेश्चन को जरूर कर लेंगे। तो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर ये इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके आने के चांस बहुत होते हैं और बहुत ही इजी है, दोनों चीजें एक साथ होती है। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूनिट एंड डायमेंशन, तो समझिएगा बेसिकली क्या हो रहा है कि हम फिजिक्स के अंदर क्या पढ़ रहे हैं। बताइए, फिजिक्स के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? हम अल्टीमेटली कुछ नेचर के लॉज हैं जिनको स्टडी करते हैं इन फिजिक्स। हमने क्या बोला? हमने यहाँ बहुत सारे लॉज पढ़े हैं, जैसे कि आपने न्यूटन का लॉ पढ़ा है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है, और भी आपने बहुत सारे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है। तो बहुत सारे आपने ऐसे लॉज पढ़े हैं। उन लॉज के अंदर बेसिकली आप किसकी बात कर रहे हैं? आपने जब न्यूटन का लॉ पढ़ा था, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वाला लॉ आपने पढ़ा था, तो आपने वहां पर क्या किया? उस लॉ को, वो नेचर की प्रॉपर्टी है कि आप जब किसी पे फोर्स लगाएंगे तो वो एक्सलेट होगा, उसके पास अगर कुछ मास होगा तो, है ना, नेचर की प्रॉपर्टी। तो नेचर का लॉ था, बट हमने उसको समझने के लिए कुछ मैथमेटिकल फॉर्म वहां पर दे रखा है। हमने एफ इक्वल टू एम ए जब लिख दिया तो वो उसका मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। जिसको एफ इक्वल टू एम ए नहीं पता, क्या उसको ये पॉइंट नहीं पता कि अगर मैं किसी भी ब्लॉक को पुश करूंगा तो वो एक्सलेट होगा, दैट मीन वो मूव करेगा या एक्सलेट होगा उसके सेंस के हिसाब से। तो नेचर का लॉ तो फॉलो हो ही रहे थे, बट उन लॉज को समझने के लिए हमने उनको कुछ मैथमेटिकल फॉर्म दिए हैं। ठीक है? अब उन मैथमेटिकल फॉर्म्स के अंदर हम बहुत सारी क्वांटिटीज का यूज करते हैं। जैसे कि आपने जब एफ इक्वल टू एम ए बोला तो वहां पर फोर्स है, मास है, एक्सेलरेशन है, ये तीन क्वांटिटीज दिख रही हैं आपको। जब आपने न्यूटन का लॉ दिया ग्रेविटेशन वाला, एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, तो वहां पर भी आपने फोर्स, मास, डिस्टेंस बिटवीन द मासेस, इनकी बात की है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात की है ना बेटा? तो आपने जो लॉज पढ़े हैं उनके अंदर आप अल्टीमेटली कुछ क्वांटिटीज को यूज कर रहे हैं, एंड उन क्वांटिटीज के बीच के रिलेशंस को डिफाइन कर रहे हैं। क्लियर? तो अभी वो जो क्वांटिटीज हैं जिनकी हम बात करते हैं, जिनका हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं किसी भी लॉ के अंदर, उन्हीं क्वांटिटीज को हम बोल रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी। उनको क्या बोल रहे हो? फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इनको कि टू अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ फिजिक्स, the laws of physics, some quantities are used which can be measured। हम उन क्वांटिटीज को यूज भी कर रहे हैं एज वेल एज हम उनको मेजर भी कर रहे हैं, which can be measured। These quantities are called physical quantity। These are quantities are called physical quantities। ठीक है? एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया मास, इसको आप मेजर भी कर सकते हैं, मास। लेंथ, लेंथ कैसी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी, आप इसको मेजर कर सकते हैं। टाइम फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इन सारी क्वांटिटीज को जिनको आप मेजर कर पा रहे हैं, इनको आप क्या बोल रहे हैं? दीज ऑल आर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है बेटा? ओके। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है, इनको भी हमने कई सब कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। देखिए कौन कौन से सब कैटेगरी हैं, तो उसमें से मैं बोल रहा हूं, ऑन डिफरेंट बेसिस
these physical quantities can be subdivided कौन कौन से डिवीजन है? तो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी के बेसिस पे हम फिजिकल क्वांटिटी कैसे डिफाइन कर रहे हैं। दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन करेंगे। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जिनको हम बेस फिजिकल क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। एंड सेकंड टाइप होगा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, कौन कौन सी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, ओके ठीक है। देन एक और यहां पर डिवीजन बनाते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के बेसिस पे भी हम फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड करते हैं कुछ पार्ट्स में। देखिए कौन से पार्ट हैं? दो पार्ट हैं अगेन। फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट, वो तो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, आज ही पढ़ेंगे। बट ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, इसको हम वेक्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। वेक्टर्स इसी चैप्टर में आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैंने आपको दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज बताई हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इनको समझते हैं क्या है। तो फर्स्ट हेडिंग है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज देखें, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, समझिएगा इसको। बेसिकली वो सारी के सारी क्वांटिटीज जिनकी डेफिनेशन अगर आपको देनी हो, तो आपको दिख रहा हो कि वो क्वांटिटीज किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं है। मतलब वो सारी की सारी क्वांटिटीज जो किसी दूसरी क्वांटिटी पे अपनी डेफिनेशन के लिए डिपेंडेंट नहीं होती हैं, उन क्वांटिटीज को आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बोल सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे कि अगर आप मास की बात करेंगे, मास, किसी भी बॉडी का मास की बात करना है, तो मास को डिफाइन करने के लिए आपको किसी अदर क्वांटिटी की जरूरत है क्या? नहीं है। आप सिंपली मास को डिफाइन कर सकते हैं किसी भी अदर क्वांटिटी की हेल्प लिए बिना। आपको टाइम को डिफाइन करना है, तो टाइम के डेफिनेशन में टाइम को डिफाइन करना अगर आपको, तो आपको किसी अदर क्वांटिटी की जरूरत नहीं है ना। तो वो सारी की सारी क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट है इस तरह से अपनी डेफिनेशन के लिए, उनको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। अगर आपको डिफाइन करना तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि क्वांटिटीज which are independent of other quantities for their definition are called fundamental physical quantities। इनको हम क्या बोल रहे हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बोल रहे हैं। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि मास है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ को भी डिफाइन करने के लिए आपको किसी अदर क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं है। आप लेंथ को डिफाइन कर सकते हैं, तो मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, एटसेट्रा। अभी मैंने यहाँ पर मास, लेंथ, टाइम, तीन आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाए।
ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, देखिए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, समझिए भाई। देखो बेटा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। तो अभी यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है, समझिएगा कि आपको अगर मैं पूछूं आपसे, बताइए कि कोई भी लैंग्वेज है ना, किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज की आप एग्जांपल ले सकते हैं। लेट इंग्लिश का एग्जांपल मैंने ले लिया, तो कितने नंबर ऑफ सेंटेंसेस फॉर्म किए जा सकते हैं इंग्लिश को लेकर के, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कितने नंबर ऑफ सेंटेंसेस फॉर्म किए जा सकते हैं, बताइए। आप आंसर दे सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं, बताइए आंसर बताइए। किसी भी लैंग्वेज के अंदर कितने नंबर ऑफ सेंटेंसेस फॉर्म किए जा सकते हैं, मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ। इन्फानाइट। इनफाइनाइट। अब बताइए कि क्या नेचर के अंदर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ फिनोमेना पॉसिबल है? यस सर। इनफाइनाइट नंबर ऑफ फिनोमेना पॉसिबल है, उसमें से बहुत लार्ज नंबर ऑफ फिनोमेना ऑब्जर्व हो चुके हैं, बहुत सारे फिनोमेना हैं जो ऑब्जर्व नहीं हुए हैं, बहुत से लॉज हैं जो डिफाइन हो चुके हैं, बहुत से लॉ हैं जो अभी भी डिफाइन होने बाकी हैं। मतलब पॉसिबिलिटी की बात करें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लॉज ऑफ नेचर एग्जिस्ट कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी तो यही है ना, बताइए। हर एक लॉ के अंदर अगर आप देखें तो हर एक लॉ के अंदर आपको कुछ क्वांटिटीज हैं जिनके बीच का रिलेशन डिफाइन करना है। जब आप किसी भी लॉ को मैथमेटिकली डिफाइन करना है तो कुछ क्वांटिटीज की हेल्प से डिफाइन करना है। तो अगर आप हर एक लॉ के लिए एक नई क्वांटिटी डिराइव करके चलेंगे, एक नई क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी लेकर के चलेंगे, तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ सकती है कि एट द एंड आपको दिखेगा कि बेसिकली बहुत लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हो गई है, एंड उन फिजिकल क्वांटिटीज को याद रख पाना, उनको समझ पाना आसान नहीं रह जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर इस तरह से सब कैटेगरी बना दी है। हमने यहाँ पर क्या किया, सिमिलरली वैसे ही जैसे किसी भी लैंग्वेज के अंदर हम करते हैं कि हमने पूरी की पूरी जो लैंग्वेज थी उस लैंग्वेज के अंदर हमने कुछ बेसिक स्ट्रक्चर बना दी। हमने क्या बोला कि ए बी सी डी, इस तरह से आपको 26 टोटल, हमने टोटल 26 लेटर्स आपको दे दिए। आप इन लेटर्स के कॉम्बिनेशन फॉर्म कर करके आप डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं। देन उन वर्ड्स को रीअरेंज करके आप फर्दर क्या कर सकते हैं, सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। बताइए, है ना, बताइए। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेंटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं बट बाय द ओनली दीज 26 लेटर्स। तो सिमिलर मैनर में हमने यहाँ पे भी फिजिक्स के अंदर भी कुछ ऐसा ही फिनोमेना यूज किया हुआ है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लॉज ऑफ नेचर थे, बट उनको समझने के लिए हमने क्या किया, हमने कुछ बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज यहाँ पे बना दी हैं, एंड उन फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से हम बाकी के क्वांटिटीज को डिफाइन करने वाले हैं, है ना। एंड वो जो बाकी की क्वांटिटीज है, वो बाकी की क्वांटिटीज आपको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ऐसा बोल सकते हैं। समझते हैं, मैं इसकी डेफिनेशन पहले लिख देता हूँ। तो मैं बोलूंगा क्वांटिटीज which are just the combination of fundamental physical quantities are called derived physical quantity। एग्जाम्पल देखिए, आपको एग्जाम्पल से एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या मैंने बात की है। एग्जाम्पल है, सपोज अगर आपको एरिया लिखना है, एरिया किसी भी कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। लेट मैंने एक स्क्वायर ले लिया, तो स्क्वायर का एरिया कैसे लिखते हैं, साइड का स्क्वायर, बताइए, ठीक है ना, साइड का स्क्वायर सिंपली। एंड साइड का मतलब क्या हुआ, साइड तो लेंथ है, दैट मीन लेंथ का स्क्वायर। आपने क्या किया, आपने एरिया के लिए कोई अलग से कुछ कोई भी क्वांटिटी आपने नहीं डिफाइन किया, आपने क्या किया, लेंथ से एरिया को फॉर्म किया हुआ है। समझ पा रहे हैं क्या, बताइए, ठीक है ना।
तो एरिया क्या हो गया, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगी। ऐसे ही एक और एग्जांपल, स्पीड क्या होती है, स्पीड बताइए, स्पीड क्या होती है बेटा? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस मीन सिंपली लेंथ, तो लेंथ अपॉन टाइम जब आप कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, स्पीड मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ एंड टाइम ये दो फिजिकल क्वांटिटीज थी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपने स्पीड को फॉर्म कर रखा है। बताइए ठीक है, ओके, समझ पा रहे हैं मेरा पॉइंट? तो स्पीड क्या हो गया, स्पीड इज सिंपली अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सर वेलोसिटी। ऐसे ही अगर मैं मोमेंटम की बात करूं, मोमेंटम क्या होता था, याद है किसी को? मास इनटू स्पीड, है ना, मास इनटू वेलोसिटी होता था। तो मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी मींस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम लेके चलते हैं, तो अल्टीमेटली लेंथ ही तो है, तो लेंथ अपॉन टाइम बन रहा है। तो मास, लेंथ, टाइम, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आपने मोमेंटम को डिराइव कर रखा है। तो अल्टीमेटली आप देख पा रहे हैं ना कि यहाँ पर हम फंडामेंटल जो क्वांटिटीज हैं उनकी हेल्प से अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को बना रहे हैं, है ना बेटा? बताइए ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? बताइए ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके ठीक है, ठीक है। बताइए बेटा, सोचिए जरा, यूनिट को कैसे डिफाइन करेंगे, यूनिट क्या है? तो अल्टीमेटली समझिएगा, अगर सपोज करिए कि मेरे पास एक वीडियो में, देखिए वीडियो में मेरे पास ये एक पेंसिल है, मैं आपसे पूछूं कि इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है? बताइए, एक्सपेक्ट थोड़ा सा प्रिडिक्ट करिए ना, वीडियो देख रहे हैं ना सब लोग, दिख रहा होगा आपको? बताइए इसकी लेंथ कितनी होगी, गेस करिए। सर 12 सेंटीमीटर। 10 to 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है ना, लगभग कोई 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, इस तरह का ही कुछ है, इस तरह का ही कुछ है ना। अच्छा बताइए, आपने जब इसकी लेंथ को बताया है तो इसकी लेंथ को मेजर करने के लिए आपने किसी यूनिट की हेल्प ले ली, तो वो यूनिट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बेसिकली समझिएगा, हम लेंथ को फील तो कर रहे थे कि लेंथ इतनी है, बट अब जब उसको एक्सप्रेस करना है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमको कोई ऐसा स्टैंडर्ड चाहिए जो स्टैंडर्ड सबके लिए नोन हो। 1 सेंटीमीटर क्या होता है एग्जैक्टली वो सबको नोन। तो बेसिकली जब हम इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर बोल रहे हैं, इट सिंपली मींस कि 1 सेंटीमीटर लेंथ का 12 टाइम्स लेंथ है इस पेंसिल की। क्या यही मतलब हुआ? यही मतलब हुआ ना? तो यस सर। अल्टीमेटली हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब मेजरमेंट कर रहे हैं, जब उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए बनी हुई किसी स्टैंडर्ड को यूज करते हैं। उस स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में हम डिफाइन करते हैं मेजरमेंट, है ना? एंड वही स्टैंडर्ड जो है उसी को हम यूनिट बोल रहे हैं। इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए समझिए, दैट एवरी फिजिकल क्वांटिटी is measured with respect to a standard magnitude of same physical quantity, which is called यूनिट। ओके, क्लियर है क्या आपको ये यूनिट का कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है बेटा, बताइए। तो अभी कुछ कॉमन अगर यूनिट्स की बात करें तो बताइए, हम लेंथ के लिए कौन सी यूनिट्स यूज करते हैं? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, माइल्स, इस तरह की। मास के लिए बताइए क्या यूज करते हैं जनरली हम लोग? तो हम किलोग्राम, ग्राम या मिलीग्राम एक्सेट्रा इस तरह से यूज करते हैं। टाइम के लिए आप कौन सी यूनिट यूज करते हैं जनरली? तो आप सेकंड में मेजर करते हैं, मिनट्स में मेजर करते हैं, आप आवर में मेजर करते हैं। बताइए, इस तरह से ही कुछ यूनिट्स लेते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात?
Yes, sir. क्लियर है क्या? तो आपको यूनिट का मतलब समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए कि आप जहां पर बैठे हैं वहां पर एक वॉल है, ठीक है? उस वॉल की लेंथ को आपको मीजर करना है। क्या करना है? उस वॉल की लेंथ को आपको मीजर करना है, सबको आंसर देना है, ठीक है? सोचिएगा, पहले मैंने बोला आपसे कि आप जहां पर बैठे हैं वहां पर कोई रूम में कोई वॉल होगी, है ना? उस वॉल की लेंथ को मीजर करना है। कैसे मीजर करेंगे? अगर आपके पास कोई भी मीटर स्केल नहीं है, आपके पास कोई भी और मीजरिंग डिवाइस नहीं है, कैसे मीजर करेंगे बताइए? लेट आपको किसी को मेजरमेंट भी बताना है, कितना है मेजरमेंट, कैसे मेजर करेंगे? तो अब आपके सामने ऑप्शन क्या बचा, समझिएगा। आपने ऐसे प्रैक्टिकल सिचुएशन फेस भी की होगी। सपोज कि आपको मेजर करना था, तो आप क्या कर सकते हैं वहां पर? ऑप्शन कि सपोज आपके पास ये पेंसिल थी, है ना? आपने क्या किया, वॉल में इस पेंसिल को इस तरह से एक एंड से स्टार्ट किया, 1 2 3 4, ऐसे आप काउंट करेंगे। लेट आपको लेंथ जो मिली वो इस पेंसिल की लेंथ के 10 टाइम्स थी। समझ पा रहे हैं क्या? एग्जाम्पल समझ पा रहे हैं? आपको जो लेंथ मिली वो पेंसिल की लेंथ की 10 टाइम्स थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब आप सिंपली किसी को भी बोल सकते हैं कि बेसिकली इस पेंसिल की जो लेंथ है उसका 10 टाइम लेंथ है इस वॉल का, है ना? तो अभी आपने क्या किया कि पेंसिल की लेंथ को एज अ स्टैंडर्ड यूज करके इसके लेंथ के मल्टीपल के फॉर्म में आपने वहां पर वॉल की लेंथ को डिफाइन कर दिया। ये जो पेंसिल है इसकी लेंथ को एज अ स्टैंडर्ड आप यूज कर रहे हैं, तो सिंपली दिस इज द यूनिट फॉर दिस केस। क्लियर? ओके, समझ पा रहे हैं क्या मेरी बात? तो देन अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। ये अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि आपने पेंसिल की लेंथ को एज अ स्टैंडर्ड यूज कर लिया, बट अभी देखा जाए तो हम कोई भी यूनिट खुद से भी बना सकते हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, किसी भी क्वांटिटी के लिए कोई भी यूनिट बना सकते हैं। आपने ये भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा होगा कई बार कि वो फिजिकल बैलेंस आपने देखा है ना, बहुत सी जगह पर फिजिकल बैलेंस आपने जरूर देखा होगा, है ना? उस Yes, sir. फिजिकल बैलेंस में कुछ वेट्स रखे जाते हैं, 1 kg का, 500 ग्राम का, 250 ग्राम का, 200 ग्राम का, ऐसे बहुत सारे आपको वेट्स रखे हुए वहां पर मिलेंगे। ठीक है बेटा? तो आपको ऐसे कई सारे वेट्स वहां पे स्टैंडर्ड वेट यूज होते हुए दिखते हैं। आपने पता नहीं शायद अभी देखा है या नहीं देखा है कभी ऐसा, आपने कई बार देखा होगा कि सपोज कि आप कहीं कहीं पे कुछ लेने गए, उसके पास जो वेट्स थे वो 1 kg, 500 kg, 200 ग्राम एंड 100 ग्राम के अवेलेबल थे। आपने उससे बोला कि मुझे 350 ग्राम चाहिए, तो उसने क्या किया होगा, उसने 350 ग्राम रखने के लिए हो सकता है उसके पास कोई अलग से वहां पर कोई स्टोन हो या कुछ ऐसा हो जिसको यूज करके वो वहां पर वेट को मेजर करता है। आपने ऐसा कोई कभी केस देखा है कोई जहाँ पर स्टैंडर्ड वेट से हट करके कोई कोई खुद से ही कोई स्टोन स्टोन है उसको एज अ वेट एज अ स्टैंडर्ड यूज कर लेते हैं? देखा है कभी आपने ऐसा कोई केस? Yes, sir. देखा है. तो वहां पर उस केस में जो वेट वहां पर यूज कर रहा है वो जो वेंडर है, सिंपली वो उसके लिए एक यूनिट की तरह काम कर रहा है। आपने वहां पर देखा कि एक स्टोन रखा है, उस स्टोन का वेट जो है वो 400 ग्राम के आसपास है, वो उसने ऑलरेडी मेजर कर लिया कहीं से। देन वो उसका 400 ग्राम के स्टैंडर्ड वेट के इक्वल उसको वो यूज कर रहा है हर जगह पर, है ना? तो इस तरह से क्या हो रहा है, अल्टीमेटली हम यूनिट्स खुद से भी फॉर्म कर सकते हैं। बट अब पॉइंट आ रहा है कि एक अच्छी यूनिट की अगर हम बात करें, एक गुड यूनिट की अगर हम बात करें, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए? उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। देखें, नेक्स्ट पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड यूनिट। कुछ प्रॉपर्टीज हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि यूनिट जो होनी चाहिए वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए।
यूनिट क्या होनी चाहिए बेटा, वेल डिफाइंड होनी चाहिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये, ठीक है। देखिए मैंने आपको क्या कर रखा है, कुछ डेफिनेशंस यहाँ पर दिखा रखी हैं। ये जो डेफिनेशंस हैं ये बहुत ही टेक्निकल डेफिनेशंस हैं। हम कुछ एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं कि डेफिनेशन का मतलब क्या होता है। अगर हम देखें तो मीटर क्या है, 1 मीटर क्या है एग्जैक्टली, उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है। ऐसे ही नहीं कि हम एक मीटर स्केल लेकर के हमने बोला इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर, दैट इज नॉट द डेफिनेशन। जो अकॉर्डिंग टू साइंस जो इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो ये है, समझिएगा। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम in 1 upon this 1 upon 299 792 458 second is called 1 meter। इतने टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी बाय द लाइट इन वैक्यूम, दैट विल बी 1 मीटर। समझ पा रहे हैं आप ये पॉइंट? क्लियर है बेटा? ओके। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 1 किलोग्राम। व्हाट इज 1 किलोग्राम? इसकी भी डेफिनेशन समझिएगा। द मास ऑफ अ सिलेंडर made of platinum iridium alloy kept at International Bureau of Weight and Measures is defined as 1 kilogram। That mean एक इंटरनेशनल ब्यूरो है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट। देखिए क्या क्या मेंशन किया गया, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मीजर। इस ब्यूरो में एक प्लैटिनम और इरिडियम एलॉय का बना हुआ एक सिलेंडर रखा है। उस सिलेंडर का जो मास है ना, दैट इज 1 kg। एंड उसी मास के इक्विवेलेंट जिस भी ऑब्जेक्ट का मास होगा उसका मास आप 1 kg बोलने वाले हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं पॉइंट? बताइए कितना परसेंट आपको समझ में आया ये पॉइंट? बताइए बताइए जल्दी से, बोलो भाई, रिप्लाई दो। 100%। समझ में आ गया आपको ये पॉइंट? वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ कि हमने हर एक क्वांटिटी पे कुछ भी नहीं किया ऐसा ही कि इसकी लेंथ 1 मीटर होगी, नहीं। एक्चुअल में हमने एक प्रॉपर डेफिनेशन वहां पर दे रखी है कि क्या है डेफिनेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी किसी भी अच्छी यूनिट की क्या होनी चाहिए, मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पर दिखाए हैं और भी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी किसी भी अच्छी यूनिट के पास में जो होनी चाहिए वो है इनवेरिएबल होनी चाहिए यूनिट। यूनिट कैसी होनी चाहिए? इनवेरिएबल होनी चाहिए। अब इनवेरिएबल होने का मतलब क्या हुआ इसको समझते हैं। बेसिकली सपोज आपने कुछ ऐसी यूनिट्स देखी होंगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको लेंथ मेजर करनी थी अभी, है ना। आपको क्या करना था, मैंने एग्जांपल लिया था ना वॉल वाला, आपको लेंथ मेजर करनी थी। तो लेंथ को मेजर करने के लिए मैंने आपसे बोला कि लेट हम कोई पाम मेथड यूज कर लेते हैं। पाम मेथड आपको पता है, समझते हैं क्या होता है? अब इस तरह से लेंथ को मेजर करते हैं ना, लेट ये एक पेंसिल थी, मुझे इसकी लेंथ मेजर करनी। वीडियो में देखिए, वीडियो स्विच हो जाएगा, अगर आप स्विच करेंगे स्विच हो जाएगा। वीडियो में क्लिक करेंगे तो वीडियो स्क्रीन में आ जाएगा। दिख रहा है? देख पा रहे हैं? ये पेंसिल थी, मुझे इसकी लेंथ मेजर करनी थी, तो मैंने इसको ऐसे मेजर कर लिया। लेट ये जो लेंथ है इसकी वो इस तरह से मैंने मेजर किया कि ये मतलब 1 टाइम मैंने जब इसको पाम को ऐसे स्प्रेड किया तो इसके इक्वल थी। ठीक है, ऐसे ही आप क्या कर रहे हैं, लेट कोई लेंथ थी बड़ी सी, आपने उसको मेजर किया तो 5 स्टेप्स में आप उसको मेजर करके चले गए। तो आपने इसको बोल दिया कि 5 टाइम्स ऑफ द स्प्रेड लेंथ ऑफ द पाम, इसके इक्वल यहाँ पर आपको लेंथ मिल रही है। बट क्या ये जो लेंथ है ये एज ए स्टैंडर्ड यूज हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि पाम का जो साइज है वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट होगा। तो अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग हो गया, तो ये तो वेरी कर गई, तो इसको आप एज ए स्टैंडर्ड यूज नहीं कर सकते। बताइए समझ पा रहे हैं? क्लियर है क्या? बोलो बेटा। यस सर। ये पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ऐसी यूनिट आपको यूज करनी है जो टाइम और प्लेस के साथ में एज वेल एज पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। आप ऐसी ही यूनिट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इनवेरिएबल का मतलब क्या हुआ मैंने आपको बताया। ऐसे ही एक एग्जांपल और ले सकते हैं। सपोज आपको कोई लेंथ और फ्लोर में लेंथ मेजर करनी थी, तो आप इसको मेजर करने के लिए आप अच्छा क्रिकेट खेलते हैं ना सब लोग। आपने देखा होगा पिच में जाकर के कई बार लेंथ को मेजर करना होता है दोनों विकेट्स के बीच में। उसको मेजर करने के लिए क्या करते हैं? एग्जांपल बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए। मेजर करने के लिए क्या करते हैं? सर पैरों से चलकर नापते हैं। कुछ आप स्टेप्स चलते हैं ना, देन आप कुछ स्टेप्स वहां पर फिक्स करके रखते हैं, 21 22 ऐसे ही कुछ होता है। तो इतने स्टेप्स की डिस्टेंस होनी चाहिए दोनों के बीच में, है ना, ऐसे ही कुछ होता है।
बट Yes, क्या sir. वो एज अ स्टैंडर्ड यूज हो सकता है वहां पे? नहीं, क्योंकि आप Yes. अलग अलग स्टेप्स लेंगे तो अलग Yes, अलग आपको लेंथ मिल जाएगी। अलग अलग हम्म, पर्सन के लिए वो जो स्टेप्स है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। इवन एक ही पर्सन के लिए 2 बार वो चलेगा तो उसके भी स्टेप्स की लेंथ डिफरेंट हो सकती है। तो वहां पर अगेन दिख रहा है कि वो वेरिएबल है, तो आप उसको एज अ स्टैंडर्ड यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अच्छी यूनिट वो है जिसके अंदर आपको इनवेरिएबिलिटी प्रॉपर्टी दिख रही हो, सो दैट आप बोल सकते हैं कि यूनिट मस्ट नॉट चेंज with position, time, or by the measuring person। कौन मेजर कर रहा है इससे भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट, रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए यूनिट। यूनिट कैसी होनी चाहिए? रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? बहुत ही इजी सा मतलब है कि बेसिकली आपने जो यूनिट सेट की है, लेट आपने 1 kg का जो वेट देखा है उसको एज आपने यूनिट सेट कर दिया कि लेट ये यूनिट हो गया, तो उसकी इजिली रेप्लिका बननी चाहिए, उसकी क्या करना है, उसकी क्लोनिंग हो पाए। आपको उसको अवेलेबल कराना होगा ना हर तरफ, 1 kg के वेट को अवेलेबल कराना होगा, तो आपने ऐसा वेट लिया है जिसका इजिली आप वहां पर उसको रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी यूनिट के अंदर आपको दिखनी चाहिए। आपको कोई ऐसी यूनिट नहीं लेनी चाहिए जिसको आप रिप्रोड्यूस ना कर पाए। क्लियर? क्या इजिली रिप्रोड्यूस ना कर पाए, तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी होनी चाहिए। एज वेल एज आप इसको क्या कर सकते हैं, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में वो कन्वर्टेबल भी हो इजिली, ऐसा भी आपको यूनिट लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज जो है ये होने चाहिए किसी भी यूनिट के अंदर। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि जो यूनिट होनी चाहिए वो एक्सेसिबल होनी चाहिए, इजिली एक्सेसिबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? इजिली एक्सेसिबल होनी चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा सिंपल सा मतलब है कि अगर मैं 1 मीटर को एज अ यूनिट यूज कर रहा हूं, तो डेफिनेटली वो जो 1 मीटर लेंथ है, जो स्टैंडर्ड आपने सेट किया है, वो इजिली मिलना चाहिए। आप देखेंगे कि 1 मीटर की लेंथ का जो मीटर स्केल आता है वो बहुत इजिली आपको हर जगह मिल जाएगा, है ना? सेंटीमीटर को मेजर करना है आपको, तो सेंटीमीटर की लेंथ मेजर करने के लिए आपको स्केल मिलता है। तो आपने जो यूनिट सेट कर रखी है उसके मेजरमेंट के लिए जो आपने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है वो इजिली अवेलेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो यूनिट है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। यूनिट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सिंपली समझिए यहाँ पर आपने जो यूनिट बनाई है, सपोज करिए किसी स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल रीजन के अंदर कोई यूनिट यूज होती है ना? आपने लेंथ की कोई यूनिट यहाँ पे बना रखी जो सिर्फ और सिर्फ आपके जो लोकल एरिया वहां पर यूज होती है, बट उस यूनिट को आप एक गुड यूनिट नहीं बोल सकते, क्योंकि जब आप उस लोकल एरिया से बाहर जाएंगे तो वो यूनिट हो सकता है वहां पर एक्सेप्ट ही ना हो रही हो, वहां पर उसको कोई जानता ही ना हो, या फिर वहां पर उसमें मेजरमेंट होता ही ना हो। तो इन दैट केस आपको अगेन प्रॉब्लम दिख रही है कि वहां पर आप स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे, अपने मेजरमेंट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। बताइए, समझ पा रहे हैं क्या? आपने वर्ड सुना होगा बीघा, बीघा सुना है आपने? yes sir, किस चीज का, Yes, sir. किस किस क्वांटिटी का यूनिट है? then Length का है sir. नहीं 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 भाई, और कोई? Sir, एरिया, area. एरिया का मेजरमेंट है ना। जितने भी एग्रीकल्चर लैंड होते हैं उनको बहुत ही कॉमनली बीघा में मेजर किया जाता है। तो वो जो बीघा है, yes sir, क्या वो एक अच्छी यूनिट है? नहीं है, क्योंकि आप उसको देखेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आप साउथ इंडिया में जाए तो वहां पर कोई नहीं जानता हो, है ना? डेफिनेटली आप इंडिया के बाहर गए तब तो बिल्कुल भी कोई नहीं जानता हो। तो वो एक अच्छी यूनिट नहीं है, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल यूनिट नहीं है ना? समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो ऐसी यूनिट अच्छी यूनिट कहलाएगी जो यूनिवर्सली एक्सेप्ट की जा रही है। ठीक है, देन
नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अभी जो हमने यूनिट्स की बात की है उनके लिए भी कुछ सिस्टम्स बने हुए हैं, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। देखिए क्या है ये। फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। CGS सिस्टम को हम एक और नाम से जानते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट। इस सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर देखिए, इस सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर क्या हुआ, लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मास को ग्राम में मेजर करते हैं एंड टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। क्लियर है क्या, समझ पा रहे हैं? तो एक कॉम्बिनेशन बना दिया बेसिकली। कुछ यूनिट्स अपने आप, यूनिट अपने आप में किसी एक क्वांटिटी की एक यूनिट है, मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी के लिए एज ए स्टैंडर्ड यूज हो रही है। बट अब हम जब कॉम्बिनेशन बनाना है तो उस कॉम्बिनेशन के लिए भी हमने एक सेट बना दिया है कि बेसिकली हम जब सेंटीमीटर की बात करेंगे साथ में ग्राम की बात करेंगे, मास को ग्राम मिलेंगे, टाइम को सेकंड मिलेंगे, और ये एक सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसको हम सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो ये क्या हो गया, सिंपली सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट है। एंड इस सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर आपको ये जो क्वांटिटीज दिख रही है, लेंथ, मास और टाइम, ये क्वांटिटीज एज अ बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज ली जाती हैं। इन क्वांटिटीज को हम बेस फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर करते हैं इस सिस्टम के अंदर। एंड रेस्ट ऑफ द जितनी भी सिस्टम्स होंगे, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, सॉरी जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दैट मीन फोर्स, मास, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी बने, वो सारे के सारे क्या होंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होंगे। समझ पा रहे हैं क्या? तो लेंथ, मास और टाइम, इनको फंडामेंटल क्वांटिटी ट्रीट किया गया इस सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर, एंड बाकी सारी क्वांटिटीज को एज अ डिराइव्ड क्वांटिटी ट्रीट किया गया। देन एक और सिस्टम बना, ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट था इसको हम बोलते हैं MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको हम क्या बोलते हैं, MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। इस MKS सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर भी लेंथ, मास एंड टाइम, इन क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटी माना गया। एंड लेंथ को हम इसमें मेजर करते थे मीटर में, मास को मेजर करते थे किलोग्राम में, किलोग्राम का के लिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। एंड टाइम को मेजर करते हैं सिमिलरली अगेन सेकंड में, तो सेकंड का एस लिया हुआ है, MKS बना है यहाँ पर। ओके, लेंथ, मास एंड टाइम, इनको छोड़ करके जितनी भी सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो सारी की सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर की गई थी इस सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर, ठीक है। ऐसे ही एक और पॉपुलर सिस्टम ऑफ यूनिट है FPS सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी बोलते हैं। समझिएगा, यहाँ पर FPS सिस्टम ऑफ यूनिट जो है उसको हम ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो यूनिट सिस्टम था ये मेनली प्राइमरली ब्रिटेन के अंदर यूज किया जाता था। बट फिर क्या हुआ, आपको हिस्ट्री आपने पढ़ी रखी है कि ब्रिटेन ने क्या किया है, बहुत सी कंट्रीज में अपनी कॉलोनीज बनाई थी एंड वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन किया है। तो जहां जहां पे भी ब्रिटेन का थोड़ा सा डोमिनेंसी थी, उन सारे जियोग्राफिकल रीजन्स के अंदर आपको ये सिस्टम ऑफ यूनिट यूज होता हुआ दिखेगा। यहाँ पर इस सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर जो लेंथ है उसको फुट में मेजर करते हैं, मास को पाउंड में मेजर करते हैं,
एंड टाइम को सेकंड में ही मेजर करते हैं। तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि इवन इन इंडिया लेंथ को फुट में भी मेजर करता हुआ आपको देखा जाएगा, है ना। आपने देखा होगा फुट में मेजर करते हैं ना, स्क्वायर फुट में एरिया डिफाइन करते हैं, है ना। यस बताइए, सर। समझ पा रहे हैं। तो वो यस जो फुट आया है वो कहाँ से आया, ब्रिटेन ब्रिटेन से ही डिराइव होकर के आया। इस सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर भी ये तीन क्वांटिटीज जो आप दिख रही हैं इनको फंडामेंटल माना गया, रेस्ट ऑफ द जो फिजिकल क्वांटिटीज थी उनको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ट्रीट किया गया, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या थी, देखिए समझिए प्रॉब्लम क्या थी कि कई कंट्रीज ऐसी थी, है ना, जहां पर सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट यूज होती थी, कई कंट्रीज ऐसी थी जहां पर एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट यूज होता था, एंड बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी थी जहां पर एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट यूज होता था। तो अल्टीमेटली जब हमने सिस्टम ऑफ यूनिट की बात की थी तो वहां पर हमें ये वाला पॉइंट, यहाँ पर जो चार मैंने 5 प्रॉपर्टी आपको एक अच्छी यूनिट की बताई, तो उसमें से 4 प्रॉपर्टी तो अपने हाथ में थी, बट ये प्रॉपर्टी अपने हाथ में नहीं है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होगी कोई भी यूनिट, ये कोई एक इंसान डिसाइड कर सकता है क्या, बताइए। वो तो अब डिपेंड करता है कि हमने क्या इस तरह का कोई सिस्टम बना रखा है कि कोई यूनिट है जो वर्ल्ड वाइड यूज हो रही हो किसी किसी गिवन क्वांटिटी के लिए। तो इसके लिए यहाँ पर जरूरत थी कि हम कोई ऐसा सिस्टम बनाएं एंड उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करवाएं कि हमें लेंथ मेजर करनी है तो हम इसी में मेजर करेंगे। तो इसके लिए हमने सिस्टम ऑफ यूनिट बना रखी है। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ कि सिस्टम ऑफ यूनिट बनाने के बावजूद ग्लोब अराउंड द ग्लोब देखें अगर, तो ये सारी की सारी सिस्टम ऑफ यूनिट अलग अलग स्पेसिफिक रीजन के अंदर यूज हो रही थी, है ना। बट कोई भी ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं है जो वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा हो, पूरे के पूरे ग्लोब के अराउंड सिस्टम ऑफ यूनिट कोई यूज हो रहा हो, ऐसा कोई सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं थी। तो फिर क्या हुआ, एक सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया फाइनली, जिसको हम बोलते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको इन शॉर्ट जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, which is also called rationalized MKS system। क्या किया हमने सिंपली एक और सिस्टम डिफाइन किया है फाइनली, जिसको हम बोलते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट जिसका फुल नेम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट और रेशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम, ठीक है, क्लियर। अब ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट था इसका सोल मोटो एक ही था कि अल्टीमेटली एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया जाए जो वर्ल्ड वाइड यूज हो, हर एक पॉइंट पर हर जगह एक्सेप्ट किया जाए, ठीक है। इसके अंदर क्या किया इन्होंने, बाकी में देखिए 3 फंडामेंटल क्वांटिटी थी, लेंथ, मास एंड टाइम, बाकी सारी क्या थी, डिराइव्ड क्वांटिटी। इस सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर चेंज किया गया। इसमें क्या किया गया कि भाई फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होंगी उनकी लिस्ट को थोड़ा सा अपडेट कर दिया, फंडामेंटल क्वांटिटीज की लिस्ट को थोड़ा सा अपडेट कर दिया इन्होंने। लेंथ को, मास को, टाइम को, इनको तो फंडामेंटल माना ही, इनके साथ साथ टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक क्वांटिटी आती है, आगे आप पढ़ेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये एक क्वांटिटी आती है। एंड आपने शायद केमिस्ट्री के अंदर ऐसा कुछ पढ़ा होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अभी मैं यूनिट लिखूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है। इन्होंने बोला कि भाई सिर्फ लेंथ, मास एंड टाइम, इन तीनों को अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटी मान लेंगे तो इतना सफिशिएंट नहीं होगा कि हम इन तीनों क्वांटिटी से सारी की सारी क्वांटिटी डिराइव कर पाए। तो इन्होंने फंडामेंटल क्वांटिटी की लिस्ट को थोड़ा सा बढ़ा दिया। उन्होंने बोला कि 7 क्वांटिटीज हैं यहाँ पर जिनको एटलीस्ट आपको एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी ट्रीट करना पड़ेगा, देन आप इन क्वांटिटीज की हेल्प से सारी की सारी क्वांटिटीज को डिराइव कर पाएंगे, क्लियर। तो ये 7 क्वांटिटीज आपको जो दिख रही है इनको फंडामेंटल क्वांटिटी इन्होंने माना। लेंथ को मेजर करने के लिए इन्होंने जो इस सिस्टम के अंदर यूनिट ली वो मीटर थी,
मास को मेजर करने के लिए यूनिट थी किलोग्राम, टाइम के लिए यूनिट है सेकंड, ठीक है। टेम्परेचर के लिए देखिए यूनिट जो है वो है केल्विन का के। क्लियर है ना, समझ पा रहे हैं? मैं लिख भी देता हूँ, Yes, sir. दिस इज मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन। करंट को कैसे मेजर करते हैं? करंट को एम्पियर, तो करंट के लिए एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कैंडेला। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल तो दिस इज मोल। मोल आपने पढ़ लिया होगा या सुन लिया होगा डेफिनेटली, कहीं ना कहीं केमिस्ट्री के अंदर आप बहुत कॉमनली सुनेंगे। तो मोल एक और इन्होंने साथ में बोला, इन्होंने बोला कि 7 क्वांटिटीज ही हमको चाहिए होगी। फिर इन 7 क्वांटिटीज के साथ साथ उन्होंने 2 क्वांटिटी और डिफाइन की, जिनको इन्होंने बोला सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है ये। इन्होंने बोला कि बेसिकली इनके साथ साथ हमें 2 क्वांटिटी और चाहिए होंगी, कौन सी? एंगल एंड सॉलिड एंगल। Plane angle, sir. इन दोनों क्वांटिटीज को भी इन्होंने बोला कि भाई इनके साथ साथ हमें ये 2 क्वांटिटी और चाहिए होंगी। देन इन 9 क्वांटिटीज की हेल्प से हम बाकी की क्वांटिटीज को डिफाइन करने वाले हैं। समझ पा रहे हैं? तो एक्सेप्ट दीज 9 क्वांटिटीज, जितनी भी क्वांटिटीज बची वो सारी की सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गई, ठीक है। एंगल जो होगा, एंगल, इसके लिए यूनिट यूज होती है रेडियन, Radian. इसको हम शॉर्ट में रेड ऐसे लिख देते हैं। सॉलिड एंगल जो है ये भी आपको पढ़ने को मिलेगा फिजिक्स के अंदर ही, इसको हम बोलते हैं दिस इज स्टेरेडियन। क्या है ये? स्टेरेडियन है। क्लियर है? ओके, देन नेक्स्ट देखिए, चलिए देखिए नेक्स्ट जो अब टर्म है वो है कन्वर्जन फैक्टर। क्या होता है कन्वर्जन फैक्टर? समझिएगा, आप ही आंसर देने वाले हैं। देखिए मैंने आपसे बोला कि लेट ये कार है बेटा, जो कि 72 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है किसी रोड पर। अब बताइए कि मीटर पर सेकंड में इस कार की स्पीड कितनी होगी? अगर मीटर पर सेकंड में मुझे इसकी स्पीड डिफाइन करनी है तो कितनी बोलेंगे? बताइए। ओके, कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकंड। कैसे निकाली आपने ये स्पीड? आपने सिंपली क्या किया, 72 किलोमीटर पर आवर में आपने 5/18 का मल्टीप्लाई कर दिया। जब आपने 5/18 का मल्टीप्लाई किया तो आपको सेम क्वांटिटी एक दूसरी डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर मिल गई 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो आपने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लिया हुआ है, जिसका हम किसी भी गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करें, उसकी वैल्यू किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट हो जाए, इसी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को हम कन्वर्जन फैक्टर बोलते हैं। क्लियर? तो अगर इसको डिफाइन करना होगा तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको? सिंपली तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, टू कन्वर्ट a physical quantity from one set of unit to another, the required multiplication factor is called conversion factor, is called conversion factor। एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बता दिया है, to convert kilometer per hour into meter per second, 5/18 is multiplied। ओके, ऐसे ही दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं, टू कन्वर्ट
1 electron volt energy into joule 1.6 into 10 to the power minus 19 is multiplied. तो ये सिंपली कन्वर्जन फैक्टर हो गया, मल्टीप्लाइड। ओके, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, देखिए क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए ये एक रॉड है, ठीक है, ये एक रॉड है, मैंने पूछा बताइए इस रॉड की लेंथ कितनी होगी। मैंने पूछा आपसे कि बताइए इस रॉड की लेंथ कितनी होगी। तो लेट सम स्टूडेंट सेज इट्स 2 मीटर, ठीक है, मान लिया 2 मीटर है। एंड अनदर स्टूडेंट सेज लेट इट इज 200 सेंटीमीटर। तो क्या ऐसा है कि इनमें से कोई एक ही सही है? दोनों ही सही है। एक ने 2 सेंटीमीटर बोला है, दूसरे ने 200 सेंटीमीटर बोला है, यूनिट डिफरेंटली है। सो दैट आपको यहाँ पर लिखी हुई ये जो वैल्यू है, दिस इज कॉल्ड न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू चेंज होती हुई दिखती है। एंड इम्पोर्टेंटली आप देखेंगे यहाँ पर, तो जब आपने फर्स्ट टाइम मेजर किया तो आपने मीटर में मेजर किया, सेकंड टाइम में आपने सेंटीमीटर में मेजर किया, तो आपको दिख रहा है कि बेसिकली मीटर बिगर यूनिट थी, सेंटीमीटर स्मॉलर यूनिट थी। तो आपने यूनिट का साइज नेक्स्ट मेजरमेंट में, नेक्स्ट एक्सप्रेशन में आपने यूनिट का साइज कम कर दिया। यूनिट का साइज कम किया तो न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ गई, एंड सिमिलरली वैसे ही बढ़ गई। यहाँ पर देखेंगे तो आपने यूनिट को 1/100 टाइम कर दिया है, तो ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है ये भी तो 1 बाई, देखिए ये जो न्यूमेरिक वैल्यू ये 100 टाइम मल्टीप्लाई होगी। तो अल्टीमेटली दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट लेंगे उससे एक्चुअल जो मैग्नीट्यूड है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वो तो चेंज नहीं हो रहा ना। तो आप सिंपली क्या बोल सकते हैं, आप सिंपली बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दो चीजों से बना है, ये न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट। न्यूमेरिक वैल्यू को अगर n से रिप्रेजेंट करें, यूनिट को u से रिप्रेजेंट करें, तो n और u दोनों के कॉम्बिनेशन से आप मैग्नीट्यूड को फॉर्म करेंगे। एंड ये जो मैग्नीट्यूड होगा ये कांस्टेंट आएगा। क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। लेट अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर मेजर करते हैं, तो आपने यूनिट u1 ली, न्यूमेरिक वैल्यू आपको n1 मिली। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में आपने क्या किया, इसको किसी अदर सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर मेजर किया, एंड डेफिनेटली इस बार आपने अगर यूनिट के साइज को चेंज किया है तो न्यूमेरिक वैल्यू भी चेंज हो गई होगी, n2 हो गई होगी। बट ये हमको क्लियर है कि n1 u1 एंड n2 u2 टोटल जो मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट था पहले भी और बाद में। तो ये एक रिजल्ट मुझे यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखिए। A force of 5 Newton is applied on a block. Find force in CGS system of unit. तो आपने दो बार इस फोर्स को, आपको दो बार फोर्स को कैलकुलेट करना। फर्स्ट मेजरमेंट में आपने फोर्स का मैग्नेट जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसका 5 लिया है, यूनिट आपने न्यूटन कंसीडर कर रखी है। सेकंड टाइम जब आप इसको सीजीएस सिस्टम के अंदर एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो यूनिट चेंज हो गई है, सो दैट न्यूमेरिक वैल्यू भी चेंज हो गई होगी, लेट एन हो गई। अब पॉइंट क्या है यहाँ पर, 1 न्यूटन क्या होता है? अच्छा पहले तो ये बताइए 1 न्यूटन क्या होता है। एसआई सिस्टम के अंदर हम फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं, तो एसआई सिस्टम रेशनलाइज्ड एमकेएस है, इसके अंदर हम फोर्स को देखें तो फोर्स क्या होता था, किलोग्राम। फोर्स क्या होता था, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास किलोग्राम में, एक्सेलरेशन मींस यहाँ पर आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये होता है 1 न्यूटन। तो न्यूटन की जगह पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं ना। मैंने ये क्या किया हुआ, मैंने ये सिंपली n1 u1 और n2 u2 ये वाला जो एक्सप्रेशन होता है मैं इसको यूज करने जा रहा हूँ। फर्स्ट केस में n1 न्यूमेरिक वैल्यू 5 थी,
एंड यूनिट जो थी वो न्यूटन थी। न्यूटन मींस किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड केस में जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो मुझे निकालनी है एंड यूनिट चेंज हो गई। यूनिट आपको सीजीएस सिस्टम के अंदर लेनी है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर ये जो आपको यूनिट मिल रही है इसमें सारे के सारे टर्म्स अपने रिस्पेक्टिव सीजीएस सिस्टम वाले टर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि किलोग्राम ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड सेकंड तो सेकंड में ही रहेगा। अब क्या करना है, अब इसके बाद यहाँ पर किलोग्राम को मैं 1000 ग्राम लिख सकता हूँ, मीटर को मैं 100 मीटर लिख सकता हूँ, सेकंड को सेकंड में रहने देते हैं। दिस इज n2 इंटू ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड। कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। सेंटीमीटर यहाँ पर ये 100 सेंटीमीटर था, 100 सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, ग्राम कैंसिल हो गया। n2 कितना मिल रहा है, n2 आपको मिल रहा है दिस इज 5 इंटू 10 टू द पावर 5। तो अगर आप सीजीएस सिस्टम के अंदर फोर्स को एक्सप्रेस करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो आप ऐसे लिखेंगे दिस इज 5 इंटू 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सीजीएस सिस्टम के अंदर मैंने ये यूनिट ले ली। अगर आपको पता हो तो इसको हम डाइन बोलते हैं, डाइन। तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 5 इंटू 10 टू द पावर 5 डाइन। ओके, ठीक है।